बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना था हम लोग को, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। गैल्वेनोमीटर मेजर्स स्मॉल करेंट्स एंड द डायरेक्शन, इट्स बेसिकली यूज्ड टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ करेंट। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ मूविंग कॉइल इन इट, मूविंग रोटेटिंग इस तरह से कह सकते हो। तो दो तरह के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे सिलेबस में है, जिसमें से पहला है सस्पेंडेड टाइप। ठीक है, सस्पेंडेड मतलब कुछ लटका हुआ, ठीक है, कोई चीज लटकी होती, क्या होता है सब बताएंगे अभी। और दूसरा होता है वेस्टर्न बोलते हैं इसको, ठीक है, वेस्टर्न टाइप, या फिर पाइवटेड या पाइवट, सब एक ही चीज है। ठीक है, इसमें से हम लोग कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं पहले तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्लास में सिर्फ हम लोग देखेंगे सस्पेंडेड टाइप वाला, वेस्टर्न या फिर पाइवटेड कॉइल वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, क्योंकि एक क्लास में मैं चाहता हूं कि एक ही गैल्वेनोमीटर हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, और एक चीज याद रखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। जैसे हर एक डिवाइस को 10th में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, है ना, उसमें भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लिखा था, प्रिंसिपल लिखा था, फिर वर्किंग या थ्योरी और वर्किंग एक साथ लिखी थी। इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले ये होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर्स आर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू सेंस एंड मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट। कितना करंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट तो हम लोग एमीटर से मेजर करते हैं। हालांकि गैल्वेनोमीटर को भी हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे है इस चैप्टर में। तो अभी हम लोग फिलहाल हेडिंग डालेंगे सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालो सब लोग, सस्पेंडेड टाइप। तो बच्चों सबसे पहले साथ साथ पहले देख लो फिर बना लेना, है ना, पॉज करके, बहुत कोई हम लोग को जल्दी नहीं है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, एक वायर लटक रहा होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग वही, क्योंकि ऑब्वियसली सारे गैल्वेनोमीटर वर्क करते हैं एक सेम प्रिंसिपल पे, मूविंग कॉइल वाले, दैट अ करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बस वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें बनाते हैं हम लोग बड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ओके, ये हो गया हमारा मैग्नेट, नॉर्थ पोल, और इधर बना देते हैं यहाँ पे साउथ पोल। ठीक, आप नॉर्थ साउथ को इंटरचेंज भी कर सकते हो, बहुत धीमे धीमे समझना है इसको, कोई जल्दी नहीं है हमको इसको समझने में। ओके, उसके बाद बीच में होती है कॉइल। ठीक है, एक लैमिनेटेड कॉइल होती है। लैमिनेटेड इसलिए ताकि अभी आगे बताते हैं, पहले इसको बना लेते हैं हम लोग पूरा। ओके, थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें नीचे की साइड लगा होता है स्प्रिंग। ठीक, और कुछ लोग ऐसे इस तरफ को दिखा देते हैं, कुछ नीचे भी, दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है T2, T1 भी मान सकते हो, ऊपर से चलोगे तो T1, ये हो गया T2। ओके, और इसमें लगा होता है वायर। देखो ये T2 इज द टर्मिनल 2। भाई दो वायर होते हैं ना, एक से करंट आ रहा है और एक से जा रहा है, यही तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस केस की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से, यहां पे ये जो T2 है ये एक स्क्रू टाइप का होता है। जब प्रैक्टिकल्स आप लोग करोगे, देखोगे, या पहले देख चुके हो, तो इस स्क्रू में वायर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वायर एक आया हुआ है। ठीक है, यहां से करंट जा रहा है और आने वाला करंट आगे यहां से आ रहा होगा, इस तरह से मान लेते हैं। यहां पे एक मिरर लगा होता है। ठीक, मिरर पे लाइट पड़ती है और जब ये रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो लाइट को हम मेजर करते हैं कितना एंगल मूव किया। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इस तरह से बना लेते हैं।
ये हो गया टर्मिनल 1। बहुत ध्यान से समझना, कोई इसको समझने के लिए जल्दीबाजी मत करना, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये टॉपिक आएगा ही आएगा। ओके, ये वायर आया, तो भाई जो वायर आ रहा है कुछ लोग इधर भी बना सकते हैं, ये वायर ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी स्प्रिंग वाला सिस्टम सेम रहता है। ओके, तो ये हो गया T1। ओके, T1 जो है वो टर्मिनल 1 है, जिससे फॉर अ गिवन टाइम हमने मान लिया कि करंट आ रहा है और वही करंट इस वायर में, ये वायर यहाँ पे ऐसे क्वाइल्ड होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, इसका टॉप व्यू भी दिखा देंगे, और यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये मिरर है। तो चलो सारी चीज़ों को लेबल कर देते हैं, ब्लू से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं टॉर्शन हेड। टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे, टॉर्शन मतलब ट्विस्टिंग, और ये वाला जो पार्ट है ये इसकी ट्विस्टिंग एडजस्ट करने काम आता है। ओके, दूसरी चीज़ फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ऑब्वियसली। ये हो गया स्प्रिंग, राइट, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ये कुछ लोग इसको टर्मिनल स्क्रूज बोलते हैं, इसको लेवलिंग स्क्रूज भी बोला जाता है, और ये पूरा सिस्टम सीधा रखा जाता है। जो आप लोग फेस देख रहे हो ये फ्रंट व्यू है सामने से देखने पे, और ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट केस में इनकेस्ड होता है। ये हो गया मिरर, ठीक है, यहाँ पे है कोर। ओके, तो जल्दी से पहले इतना नोट कर लो एंड देन वी विल कंटिन्यू। आई होप सब लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, बना लिया होगा, नहीं बनाया तो पॉज करके पहले बना लो। अब देखो क्या क्या होते हैं, तो ये हो गए हमारे स्क्रूज, जिसको टर्मिनल T1 T2, ठीक है, इसमें स्क्रू टाइप के होते हैं। इस पूरे के बेस में 3 या डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो 3 बेटर होते हैं, या फिर 4 भी आते हैं, बट दैट इज़ नॉट एडवाइज्ड। तो इसमें 3 लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। ओके, जैसे एक इधर एक इधर एक आगे, तो हम इसकी हाइट, क्योंकि ये हमको बिल्कुल समतल सीधा चाहिए होता है, ठीक है, आई लेवल कह सकते हो, एकदम सीधे लेवल पे, तो इधर उधर भी कर सकते हैं, आगे से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। 3 स्क्रू से 4 होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो दिस इज योर सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में मूविंग कॉइल बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वायर होता है जिसकी मदद से लटका होता है, ये ट्विस्टिंग फोर्स इसको ज़्यादा चाहिए होती है। ऐसा ना हो कि ट्विस्ट होने पे ज़्यादा हो ही ना, या बहुत ज़्यादा हो जाए या टूट जाए, तो हाई टॉर्शन वाला वायर चाहिए होता है। तो इस तरह के वायर को हम बोलेंगे फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ठीक है, फॉस्फर की स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर, तो जल्दी से इसको भी मेंशन कर लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो इसको फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर कह सकते हो, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कह सकते हो, या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज भी लिख दोगे तो ये जो वायर है। ओके, और ये वायर ऐसे कॉइल्ड होता है। अब यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये पूरी चीज़ एक मेटल केस में, मेटल नहीं, एक कह सकते हो नॉन मैग्नेटिक केस में एनकेस्ड होती है। और दूसरी चीज़, ये जो स्प्रिंग है, जब ये वायर ट्विस्ट होगा, भाई इस पर फोर्स लगे, ये तो हमने देखा है ना कि एक कॉइल होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जिसमें उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्ट करता है, और टॉर्क की वजह से वो थोड़ा सा रोटेट हो जाती है। तो अगर ये रोटेट हो रही है तो नीचे वाला जो स्प्रिंग है और ये जो इसका टॉर्शन की वजह से टॉर्क लगेगा, ठीक है, आप वायर को ट्विस्ट करोगे तो वायर वापस आना चाहेगा। तो बस वही चीज़ होगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जब मैग्नेटिक टॉर्क जो है, ठीक है, M क्रॉस B जिसको हम कहते थे, M होता है ना कि अगर ऐसे करंट जा रहा है या इस तरफ को मान लो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो M याद होगा सबको, ठीक है, स्मॉल m, और स्मॉल m को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो M क्रॉस B करके निकालते थे, लास्ट क्लास में हम लोग देखा था, इसीलिए थोड़ा गैप रखा हुआ है ताकि वो पहले अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, फिर इस पे आओ। नहीं समझोगे तो इसमें बड़ी दिक्कत होने वाली। तो ये हो गया बहुत ध्यान से देखने पे मैग्नेटिक टॉर्क जो इस पे लगेगा थोड़ा सा, और इस टॉर्क को बैलेंस करेगा इसका रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसको इस वायर का, जिसको हम बोलेंगे टॉर्शनल हेड। ठीक है, तो दिस इज योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बेटा 3 से 5 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहले तो इस पूरे को नोट कर लो, बना लो अच्छे से, फिर इसकी वर्किंग पे ध्यान देते हैं।
आई होप सबने बना लिया होगा। अब कुछ चीज़ें समझने के लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोर होती है वो ऐसे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, ओके, और वायर इसके ऊपर वाउंड होता है, राइट। जो ओवरऑल ये पार्ट है, ये वायर्स जो हैं ये सिलेंड्रिकल कॉइल पे वाउंड होती हैं, ओके। अच्छा, अब देखो जब इस पे फोर्स लगेगी तो मान लो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा मान लो 30 डिग्री घूमा तो ज़्यादा करंट होगा। तुम्हें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा, ये तुम्हें पता है। और एक चीज़, ये प्रोपोर्शनल होगा एंगल के, जितना ज़्यादा टॉर्क लगाओगे उतना ज़्यादा एंगल रोटेट करेगा। एंगल हमने मान लिया फाई, ठीक है, थीटा और फाई थोड़ा सा अभी डिफरेंस है। अब ये कहोगे कि सर ये कैसे निकाला, तो ऑब्वियसली आप जितना ट्विस्टिंग फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा रोटेट करेगा। और एक चीज़, अगर हम मान लें 1 रेडियन के लिए c टॉर्क लग रहा था, स्मॉल c, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा इक्वल c फाई, जहाँ पे c एक कांस्टेंट है। अभी सिर्फ इतना समझेंगे हम लोग, तो जल्दी से नोट कर लो, देन आई विल इरेज दिस पार्ट। तो भाई अगर हम लोग यहाँ तक आई होप नोट कर लिया हो सबने, ये अभी नहीं हटाएंगे, बोल तो दिया था बट अभी नहीं हटाएंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग करंट की बात करें, हमें मेज़र क्या करना है, करंट। कैल्विनोमीटर क्या मेज़र करता है, करंट। तो यहाँ पे I इक्वल्स C फाई अपॉन NAB साइन थीटा, राइट। प्रॉब्लम क्या आएगी, I इज प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एंगल के प्रोपोर्शनल हो तो हम निकाल लें। अब ये इस थीटा के भी प्रोपोर्शनल हो, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, आई होप सबको याद होगा, थीटा इज द एंगल M क्रॉस B करके निकालते हैं ना, उससे आता है। M की जगह NIA रख देते हैं, तो M यहाँ पे होगा मैग्नेटिक मोमेंट। मान लेते हैं इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बाहर की ओर को है, ओके। तो बाहर को मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो इधर को मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझेंगे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे निकाला भाई, करंट ऐसे जा रहा है तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे अगर इस कंडीशन में है, ठीक है, तो भाई ऐसे अगर लूप है ना तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा 90 डिग्री बने, राइट। भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कॉइल थी, मैं थोड़ा सा चौको मिनीस के डब्बे से दिखा देता हूँ, ओके। तो मान लेते हैं ये कॉइल अभी तो ऐसे थी, राइट, तो इधर को इसका मोमेंट आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर ये कॉइल किसी एंगल पे आएगी तब तो एंगल कुछ और होगा, भाई ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरफ को आएगा। अब ये तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है ना, दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये कुछ इस तरह से आ रही है कॉइल, तब तो 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो ये गड़बड़ ना हो इसलिए हम लोग ये थोड़ा सर्कुलर मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। वैसे तो हॉर्सशू बोल दिया जाता है बट सर्कुलर बोला जाता है। अब वो भी देखो, तो ये पार्ट आई गेस सबने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब इसी चीज़ का फ्रंट व्यू का टॉप व्यू बनाते हैं, ओके। सामने से देखने पे चीज़ ऐसी दिख रही है, ऊपर से इसको देखोगे तो ये 4 डॉट दिखाई देंगे, बस वही चीज़ हम लोग बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इसी का टॉप व्यू, इस तरफ को आएगा कुछ नॉर्थ पोल, राइट, इस तरफ को आएगा साउथ पोल। दिस इज द टॉप व्यू, ओके ओके। तो टॉप व्यू देख रहे हैं तो अब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ओके। और इसको थोड़ा सा और सर्कुलर बना लेते हैं ताकि हमारा पर्पस पूरा फुलफिल हो पाए। दिस शुड बी सर्कुलर, इस तरह से। अब इसमें जो हम ये सिलेंडर का ऊपर से देखेंगे तो वो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ दिस इज द सिलेंडर, याद रखना ये पूरा सिलेंडर है, इसको ऊपर से देख रहे हैं हम लोग। अब इसमें जो वायर होगा, चलो वायर बनाते हैं, वायर मान लेते हैं इस तरह से वाउंड होगा, ठीक है। तो अभी वायर हम लोग किसी एंगल पे मान लेते हैं इस तरह से,
ओके, दिस इज द कॉइल। ऊपर से देखने पे एक ही टर्न बनाते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो। अब देखने वाली चीज ये है, जस्ट अ मिनट, माय डॉग इज ट्राइंग टू लीव द रूम। ओके, राइट, अभी देखते हैं। तो ये कॉइल ऐसे भाई, इसके ऊपर अगर हम लोग कॉइल वाउंड करेंगे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर ये वायर है तो अगर हम लोग इसके ऊपर ये वाइंड करते हैं ऐसे, ठीक है, ये सामने से देखने पे तो ऐसे कॉइल आ रही है, लेकिन ऊपर से देखने पे हमको सिर्फ एक इसका पार्ट दिखाई देगा, राइट। तो चलो वही पार्ट दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बस उसका एक पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अब एंगल अलग ना बन जाए तो हम क्या करते हैं, रेडियल फील्ड बनाते हैं। और रेडियल फील्ड इस तरह की होती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है ना, ठीक है। तो रेडियल फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से आती है। तो देखो कोई ना कोई जो फील्ड है वो इसके साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल फील्ड और व्हाई डू वी यूज सर्कुलर मैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट और प्लेन सिंपल रेक्टेंगुलर मैग्नेट्स? द रीजन इज टू प्रोवाइड सेम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। वो जो थीटा की बात हम लोग कर रहे थे, तो अब थीटा जो है वो फिक्स हो गया है, याद रखना। थीटा जो है वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। आपको सवाल ये भी आ सकते हैं, सर कुछ ऐसे भी तो आएंगे, कुछ ऐसे भी तो आएंगे, लेकिन डोमिनेटिंग जो फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर है, बाकी थोड़ा बहुत हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, नथिंग इज 100% एक्यूरेट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है रेडियल फील्ड का। ओके, तो इस पार्ट को हटा देते हैं। तो किच पिच कर रहा है, बैक कर लो, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट था। रेडियल फील्ड बना के दिखानी होती है। ओके, जब पूछा जाता है तो वो डायग्राम बनता है और उसके बाद जो अभी तुम लोगों ने किया था, मैंने बताया था जो, वो लिखना होता है। ओके, रेडियल फील्ड का इंपॉर्टेंस है, द एंगल बिटवीन एम एंड बी बिकम्स 90 डिग्री, सो अ कांस्टेंट टॉर्क एक्ट्स। ठीक है, अब वो करंट चेंज करने पे टॉर्क में एंगल चेंज नहीं होगा। ओके, एम और बी के बीच में 90 डिग्री रहेगा। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे सिंस रेडियल फील्ड, ओके, इज यूज्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा टॉर्क दैट इज NIAB, इसको साफ साफ लिख लेते हैं। टॉर्क हो जाएगा NIAB साइन थीटा, थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ओके, डोमिनेटिंग फील्ड जो होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो टाउ जो होगा वो हो जाएगा, टाउ इज द टॉर्क, याद रखना, वो हो जाएगा NIAB। ओके, और इसको इक्वल दिखाया था हमने सी, ए कांस्टेंट और फाई। और सी जो होता है ये होता है एक रेडियन घूमने पे कितना टॉर्क लगा, राइट। तो 5 रेडियन घूमने पे इतना टॉर्क लगेगा। तो अगर अब हम लोग आई की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगा, आधा बोर्ड तो मैं ऐसे गंदा कर देता हूं, खैर, C5 अपॉन NAB। और ध्यान से देखो, C अपॉन NAB नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, B कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट। तो वी कैन राइट I इक्वल्स K टाइम्स फाई। अब देखो लीनियर रिलेशनशिप आ गई, I बढ़ाओगे तो फाई बढ़ेगा और K चेंज नहीं होगा। और वी कैन राइट I इज प्रोपोर्शनल टू फाई, या फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, आप लोग चाहो तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I लिखना, दैट विल बी बेटर। यानी जैसे जैसे आप लोग करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आप लोगों का एंगल भी बढ़ेगा। इसमें जो K लिखा है इसको कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था ना, बस वही रिडक्शन, दिस K इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। पूरी इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देता है बस। तो जल्दी से ये भी चीज नोट कर लो दैट K इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर, और ये I इज प्रोपोर्शनल टू फाई तक भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जरा सा बचा ये वाला, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, तो अब बस ये याद रखेंगे हम लोग फॉर्मूला,
I इक्वल सी फाई अपॉन एन ए बी। ओके, और इसमें नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग जो डालेंगे दैट इज सेंसिटिविटी। ओके, और सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ ठंडा या गर्म खाने पे हमारे दांतों में जो झंझनाहट होती है उसको कहते हैं सेंसिटिविटी, और उसको ठीक करने का तरीका है टूथपेस्ट में नमक। अगर आप ये लिखते हो आपको 0 मिलेगा। लिखने वाली जो चीज़ है वो क्या है, सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल, पहले मैं बोल देता हूँ, लिख भी नहीं रहा हूँ, बहुत आसान है। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, इसको बोले करंट सेंसिटिविटी। फिर से एक बात, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, यानी कि, और मैथ क्यों अच्छी लगती है कि इतनी बकवास लिखने से अच्छा हमने सेंसिटिविटी को लिख दिया डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ध्यान से देखो, फाई अपॉन आई, एकदम सिंपल, ध्यान से देखो। और आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखेंगे तो फाई अपॉन आई की जगह क्या था, सी फाई अपॉन एन ए बी, यही तो था। के फाई था ना, के की वैल्यू सी अपॉन एन ए बी, तो फाई से फाई कट जाएगा, इस फाई को मत काट देना। ओके, तो सेंसिटिविटी यानी कि फाई अपॉन आई जो है ये कहलाएगा एन ए बी अपॉन सी। दिस इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी। अभी कोई पूछ ले वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, देखो अभी पढ़ाया भी नहीं टॉपिक, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन या एंगल डिफ्लेक्टेड पर यूनिट चेंज इन वोल्टेज। बहुत सिंपल एकदम, तो जल्दी से ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो चलो चेंज कर देते हैं कलर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाता है फाई अपॉन कैपिटल वी वोल्टेज, और वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई आर, सबको पता है ओम्स लॉ, और फाई अपॉन आई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बस आर से डिवाइड कर दो, तो एन ए बी अपॉन सी आर, ठीक है, भेड़िया सी आर, वही वाला सी आर, तो इसको भी नोट कर लो। दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट चेंज इन वोल्टेज। ओके, वोल्टेज भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, बहुत आसान। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, हम लोग पढ़ते इसीलिए हैं क्योंकि कोई चीज़ खराब होगी तभी तो पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ों की कोई डिस्कशन करता नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें खराबी क्या थी इस पूरी बकवास में, मतलब इस पूरे टॉपिक में, तो खराबी ये है कि क्योंकि ये सस्पेंडेड होता है तो बड़ा ही डेलिकेट वायर होता है, टूट सकता है, ठीक, तो इट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। ओके, टूट फूट हो सकती है, खराब हो सकता है। इसको रिप्लेस कर दिया वेस्टर्न टाइप ने। वेस्टर्न या पाइवट वाला जो होता है, पिवटेड जो होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ याद रखनी कि कितना ऑर्डर ये मेज़र कर सकता है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इट कैन मेज़र ऑर्डर्स ऑफ 10 टू द पावर -9 एम्पियर। बहुत छोटा करंट हमारे रियल लाइफ में, तभी तुम लोगों ने कहोगे कि सर हमने तो कभी देखा नहीं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। द रीज़न इज़ कि हमारे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है उसमें भी इतना कम करंट थोड़ी ना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा मिली एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी लिटिल करंट। तो इसको रिप्लेस किसने किया, वेस्टर्न या पिवटेड कॉइल ने। और एक चीज़ याद रखेंगे कि इस ऑर्डर का करंट हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है। डेली लाइफ जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी है वो तो 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर तक जाता है। जो MCBs लगी होती है वो बहुत ज़्यादा होती, तो अब उसको मेज़र करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये ऐसे पूरा रोटेट कर जाएगा, है ना, वायर कई बार घूम जाएगा। तो फिर तुम टर्न्स रोटेट करो, मतलब काउंट करो उसके कितने टर्न लिए, फिर उसको 360 से मल्टीप्लाई करो, इतनी मेहनत क्यों करनी। आजकल तो डिजिटल आ गया है, लेकिन डिजिटल का भी फिनोमिना पढ़ने से पहले हमको ये तरीका आना चाहिए। तो दिस एंटायर थिंग इज नोन एज सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा अगर CBSE कुछ चेंज नहीं करता है तो, ठीक है। तो क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास की हेडिंग डाल लो वेस्टर्न, WESTN, जो पहले शुरू में हम लोगों ने लिखा था टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर में, या फिर पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों।